एक धड़ा मीडिया का ये कह रहा है कि हालात बदल गए, ज़मीन पे बदले हैं या नहीं, यही जानने के लिए हम यहाँ बड़ौत पहुँचे हैं। भाजपा दूसरे तरीके की राजनीति करती है। वह दो धर्मों को आपस में लड़ा के अपनी जीत की प्रति ले जाना चाहती है। वोट की चोट से बीजेपी को यहाँ से हम भगाएंगे, सफाई करेंगे, क्लीन स्वीप करेंगे। ये तो इस देश को जो है बिल्कुल जो है गर्त में पहुंचा दिया इन लोगों ने। ये संभव नहीं है कि इस बार जो है लोग बाग जो है धर्म के आधार पर वोट डाल जाएंगे। इस बार वोट डालेंगे काम के आधार पर। क्या क्या है आपने अब तक जो है उधर हिंदू इधर मुसलमान, उधर हिंदू इधर मुसलमान, इन मलझा के बाकी मुद्दे हो गए देश के खत्म। हमारे नेता 5-5 कपड़े पहन लेते हैं एक दिन में। हाँ नहीं, हमारे नेता रोज एक दिन में 4 जैकेट बदले। भाई वहाँ दूसरी पाओगी, वहाँ तीसरी पाओगी। इतना तो हमारा सत्येंद्र भी नहीं करता, जो भाड़ा बड़ा वो है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चुनाव बहुत करीब है, चुनाव अब दूर नहीं बचा। उत्तर प्रदेश में ही 7 करोड़ बेरोजगार युवा हैं। पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। द वायर का चुनावी कवरेज खासकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र वो अभी तक जारी है और इस वक्त हम बागपत के बड़ौत इलाके में, बड़ौत विधानसभा इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो प्रबुद्ध नागरिक हैं इस इलाके के, बड़ौत के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। यानी साल जो है वो ख़त्म होने के कगार पर है, ख़त्म हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साल ख़त्म हो रहा है लेकिन एक नई राजनीति का आगाज़ होता हुआ महसूस हो रहा है। ये वो इलाका है खासकर जो कि किसान आंदोलन के गढ़ के तौर पर देखा गया। उसके मद्देनज़र अगर देखा जाए तो फिर उस लिहाज से यहाँ पर जो प्रबुद्ध नागरिक हैं वो किस तरह से देख रहे हैं खासकर इस चुनाव को। क्या 2013 में जो दंगे हुए उसके बाद हमने देखा 2017 का जो चुनाव हुआ उसमें काफ़ी हद तक ध्रुवीकरण हो गया जो हिंदू मुस्लिम के बीच, और एक बड़ी वजह मानी जाती रही कि जो इतनी बड़ी जीत भाजपा को मिली। क्या 2017 और अब 2022 के बीच, जैसे मैंने कहा कि क्या नई राजनीति की शुरुआत हुई है, किसान आंदोलन ने क्या इसको कुछ बदला है, क्या मुद्दे यहाँ पर बदले हैं? तो हम यहाँ इस कार्यक्रम में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या किसान आंदोलन से जो ज़मीनी हकीकत है वो बदली है। और ये मत भूलिए कि जिन 3 कानूनों को लेकर ये पूरा आंदोलन हुआ वो कानून वापस लिए जा चुके हैं। तो क्या इसको लेकर जो नाराज़गी थी वो ख़त्म हो चुकी है? क्या भाजपा के जो नेता हैं वो आकर अपने इलाकों में अब चुनाव प्रचार कर सकेंगे? क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर यशवीर तोमर। यशवीर जी, ये बताइए, अब आप बता रहे थे कि ज़्यादातर लोग उनमें से वो हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में हिस्सा लिया। आप लोग गए दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर, वापस आ गए, यहाँ पर भी जो महापंचायतें हुई उसमें भी आपने हिस्सा लिया। अब जबकि जो आपकी सबसे प्रमुख मांग थी कि ये कानून वापस ले लिया जाए, नरेंद्र मोदी सरकार घुटनों पे आके उन्होंने माफ़ी मांग ली और कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी तपस्या में कमी रह गई। तो अब आपको क्या शिकायत है? एक तो एमएसपी पे वो कानून बनना चाहिए जिससे किसानों को उनकी जो फसल है उसका उचित दाम मिले। दूसरे, जो सभी फसलों का एमएसपी तय हो और गन्ने का भुगतान समय से हो। ये मोदी जी बड़ौत में एक सभा इन्होंने 2013 में की थी, उसमें इन्होंने डिक्लेयर किया था कि 14 दिन में भुगतान होगा, और आज 2013 से बुरी हालत है कि मलकपुर मिल का जनवरी से आगे का पिछले साल का भी बकाया है 4 महीने का, तो वो नहीं हुआ है। दूसरी बात, इन लोगों ने देश को सांप्रदायिकता में झोंक दिया, समाज में इन्होंने नफ़रत फैलाई और आज जातीय संघर्ष पैदा हो गए। ये भाई को भाई से लड़ाते हैं, पति को पत्नी से लड़ाते हैं। इन्होंने हमेशा तोड़ने का काम किया, कभी इन्होंने देश को एकजुट होने नहीं दिया। हमारा देश जो है विभिन्न धर्मों का देश है, यहाँ सब में संभाव की भावना रहनी चाहिए। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि यहाँ तो काफ़ी लोगों ने, यानी कि ये तो असंभव था कि बिना जो आपका इलाका है उनके बिना सपोर्ट के जो भारतीय जनता पार्टी है वो 2014 में, फिर 2017 का विधानसभा चुनाव भी हुआ, फिर 2019 में इतनी बड़ी जीत आपने दिलाई। तो तब आपने फिर जब नहीं समझा था कि ये विभाजनकारी पार्टी है? तब भी समझा, लेकिन कुछ हमारे लोगों को उन्होंने बहकाया, कुछ को टिकट के बहाने बहकाया, कुछ को दूसरे पद देकर बहकाया।
तो बहकावे में आकर लोग थोड़े से इधर उधर हो गए थे। लेकिन किसान आंदोलन के बाद हम सब एकजुट हैं और अब स्थिति दूसरी होगी। आपका क्या नाम है? विनोद चौधरी। जी विनोद जी, ये बताइए कि जब ये बात तो बार बार सुन रही हूँ कि किसान आंदोलन ने जो हिंदू मुस्लिम की जो खाई थी, जो कई सौ साल पुरानी संस्कृति थी, उसको बदल दिया कि किस तरह से साथ में रहा करते थे, एक ही कल्चर, एक ही तरह की संस्कृति। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये सतही तौर पे ये बदलाव है या इसका कोई राजनीतिक परिणाम भी देखने को मिलेगा जो एकता की बात कही जा रही है। एक्चुअल में क्या है मैम, भाजपा दूसरे तरीके की राजनीति करती है। वह दो धर्मों को आपस में लड़ा के अपनी जीत की प्रति ले जाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसान आंदोलन की वजह से फिर लोग बाग इकट्ठा हुए, सभी को पता लगा कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो परिवर्तन की लहर है अब की बार। कैसे पता लगा कि नहीं रह सकते? मतलब वो लोग जो आपस में लड़ गए थे, जितनी भी आंदोलन में थे, सभी धर्म के लोग इकट्ठे थे। उसमें किसान, मजदूर, सभी बिरादरी के मैक्सिमम आदमी आंदोलन के अंदर थे, इसलिए हमने महसूस की ये बात। तो यानी शुरुआत हुई थी कानून को लेकर, लेकिन बात आ गई चुनाव तक। ये सोचा था आपने 1 साल पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ था? नहीं, ऐसा तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा, क्योंकि सरकार की कई खामियां रही। जैसे किसानों के साथ छल किया, अभी डॉक्टर साहब ने बताया 14 दिन के अंदर गन्ने की पेमेंट देंगे, वो नहीं दी। लोग बागों ने सोचा 14 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगी, वो नहीं हो पाई। दूसरी बात, महंगाई का मुद्दा रहा। पेट्रोल डीजल देख लो आप, कोविड के अंदर देख लो लोग बाग कितने परेशान रहे। जहाँ भी चुनाव होते थे वहाँ इन्होंने कोई भी वो नहीं किया, और जहाँ चुनाव नहीं थे वहाँ इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। बंगाल में आपने देखा होगा, चुनाव के बाद इन्होंने लॉकडाउन लगा, पहले नहीं लगा। तो इन्हें मतलब नहीं है कि देश कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा, इन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब है अपनी। तो ये बहुत हैरानी की बात है कि आप सोचिए, महेंद्र सिंह टिकैत की ये ज़मीन है, ये पूरा आसपास का इलाका। उसके बाद हमने देखा अजीत सिंह को भी देखा एक बड़े नेता के तौर पर उभरते हुए। फिर इसके अलावा नरेश टिकैत, राकेश टिकैत की भी ये पूरी ज़मीन है, और भारतीय किसान यूनियन का हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया यहाँ है। उसके बावजूद आरएलडी, जो कि किसानों की पार्टी एक तरह से मानी गई, जाटों की, किसानों की पार्टी, इस पूरे इलाके को रिप्रेजेंट करती हुई उनको सिर्फ 1 सीट मिली पिछले चुनाव में। और 2014-2019 में बिल्कुल उनको जैसे कहना चाहे उल्टे पैरों लौटना पड़ा, 0 सीट्स मिली। यहाँ मैं दूसरे लोगों से मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या ये वाकई जो राष्ट्रीय मीडिया में कुछ एक धड़ा मीडिया का ये कह रहा है कि हालात बदल गए, ज़मीन पे बदले हैं या नहीं, यही जानने के लिए हम यहाँ बड़ौत पहुँचे हैं। आपका नाम क्या है? सत्यपाल सिंह अलावत जी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए सत्यपाल जी कि जो वजह बताई जा रही है कि सबसे बड़ी वजह रही कि ध्रुवीकरण है यहाँ पर। 1/3 मुस्लिम आबादी है, जाटों की आबादी उतनी नहीं है, लेकिन काफ़ी प्रभावशाली हैं यहाँ पे, जाट 7-8% हैं। तो ये ध्रुवीकरण का सीधा फ़ायदा भाजपा को मिला। इस बार क्या बदल गया है? ऐसा मैडम, पहले तो आपकी बातों में थोड़ा मैं संशोधन करूं। यहाँ जाट शब्द जो है वो गलत प्रयोग किया आपने, क्योंकि यहाँ सभी समाज के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस है, और उनको सभी कम्युनिटी के लोग जो है पसंद करते थे। वो किसानों के मसीहा थे। कुछ चंद लोगों ने उनके ऊपर एक जाट की छाप लगा दी, चौधरी साहब पे जाट की लगा दी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अच्छा लगा आप ऐसा कह रहे हैं। मैंने इसलिए खासकर इन 2 समुदायों का जिक्र इसलिए किया कि जो दंगा था वो ये बताया गया कि जाट बना मुसलमान का, इसलिए मैंने इन 2 समुदायों का जिक्र किया। दंगा करवाने वाले ही बीजेपी के लोग थे। वहाँ पर जितने भी मंच थे, मंच पर जो आसीन थे वो बीजेपी के लोग थे। अन्य किसी पार्टी का कोई भी लीडर वहाँ पर नहीं था। सांप्रदायिकता इन्होंने फैलाई, और हिंदू मुस्लिम का बड़ा आपस में प्रेम था हमारे बुजुर्गों के टाइम से, आज भी है। बीच में इन्होंने ऐसी खाई खोद दी हमारे दोनों के बीच में, उसको अब हमने किसान यूनियन के रूप में आकर के उस खाई को पाट दिया, और हम सब मिलकर के एक हैं, और वोट की चोट से बीजेपी को यहाँ से हम भगाएंगे, सफाई करेंगे, क्लीन स्वीप करेंगे। तो मैं आपको एक सिनेरियो बताती हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े हों और उनको जाट और बाकी समुदायों के लोग वोट देंगे, ऐसा संभव है? बिल्कुल देंगे, इसमें कोई राय नहीं। हमारे सांप्रदायिकता जो है, बीजेपी के सांप्रदाय को ख़त्म करने के बाद ही हमारे चौधरी साहब ने, अजीत सिंह ने जो है सभी को मिलाने का एक साथ किया। उसका रिजल्ट हमने कैराना लोकसभा में दिया, और वहाँ से कैंडिडेट जिताया। और चाहे हमारे सामने मुसलमान आए चाहे कोई भी आए, हम सब एक है, और जिसको पार्टी सपोर्ट टिकट देगी हम उसको खुले दिल से सपोर्ट करेंगे।
तो ये बात कैसे समझ में आई? क्या ये किसान आंदोलन एक वजह रही, या आपको लगा कि जो राजनीति जिस तरह की हो रही थी उसमें आपके इलाके में जो आर्थिक समस्याएं थीं वो दूर नहीं हुई? क्या मैं ये कहूँगी कि आर्थिक समस्या की वजह से ये समझ आया कि जो सामाजिक रिश्ते हैं वो नहीं बदलने चाहिए थे? ये आर्थिक की बात नहीं है जी, इन्होंने तो जुमलेबाजी करके भोली भाली जनता को, किसान सबसे भोला होता है, उसको इन्होंने बहका लिया, तरह तरह के प्रलोभन दे दिए इन्होंने। यहीं एक सड़क बनवाई, ये पहले भी बनी थी, चौधरी साहब के टाइम में बनी, चौधरी अजीत सिंह के टाइम में भी बनी। ये सड़क टूटी फूटी बना करके इन्होंने कहीं चक्रोड़ बना दिया, बीच में 6 लाइन को 3 लाइन पे ला दिया, 3 से 1.5 लाइन पे ला दिया, 1-1 मीटर की जगह पर सड़क टूटी पड़ी हुई है। यहाँ टोल टैक्स रख दिया, टोल टैक्स के चारों तरफ 10 गांव फ्री होते हैं, यहाँ केवल सांसद ने अपना गांव को बचा कर सबको टोल में झोंक दिया। ये इस प्रकार की भावनाएं यहाँ हैं और इसका केवल हम बदला वोट की चोट से लेंगे, बीजेपी को यहाँ से क्लीन स्वीप कर देंगे। आपका नाम क्या है? जगमेग सिंह। जगमेश जी, ये बताइए कि जो मुद्दा था असली था वो तीन आपके जो कृषि कानून थे वो ये था। अब लोग ये भी कहेंगे, कुछ जानकार आम लोग भी सोचेंगे कि देखिए किसानों ने ये कहा था कि जब तक हमारे 3 कानून वापस नहीं होंगे हम आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे। आंदोलन भी ख़त्म हो गया, अब आपकी नाराज़गी तो ख़त्म हो जानी चाहिए भाजपा से। नहीं, हमारी नाराज़गी कहाँ ख़त्म होगी। इन्होंने जो जुमलेबाजी की है, बेरोजगारी फैला दी, और महंगाई इतनी है, बिजली पे महंगाई इतनी है, गैस पे जो सब्सिडी होती थी वो ख़त्म कर दी, और रेट जो है 1000 रुपये कर दिए। और इसी तरीके से खाद पर इन्होंने किया है, खाद का कट्टा भी जो है 50 किलो का था वो 45 का कर दिया, रेट बढ़ा दिए। इन्होंने तमाम जो है दुनिया को लूट कर रख दिया, और तमाम जो है देश को बेच दिया। इन्होंने रेलवे बेच दी, लाल किला बेच दिया, ताजमहल इन्होंने बेच दिया। क्या क्या छोड़ा इन्होंने? ये तो इस देश को जो है बिल्कुल जो है गर्त में पहुंचा दिया इन लोगों ने। तो वो तो कह रहे हैं कि ये तो सरकारी जो कंपनियां थी नुकसान में जा रही थी, अब इसको प्राइवेटाइज हम कर देंगे, इससे फ़ायदा मिलेगा। सरकारी कंपनियां जो है, इसका मतलब तो ये फेल्योर हैं। जब सरकारी कंपनियां जो है, जब सरकार ही फेल होगी तो ये कंपनियां क्या करेंगी? कंपनियां तो जो है कंपनियां दे दी, वो इनके जो है जो रेट्स हैं उनको ऊपर ले जाएंगे, हमारी जेब कटेगी। रेलवे है, रेलवे में जो है टिकट जो है इन्होंने इतना किराया बढ़ा दिया, जिसकी वजह से जो है आम जनता परेशान है। और 15 लाख रुपए इनके खाते में लोगों के आने थे, इस तरीके से बहका के इन्होंने जो है वो वोट को अपने खाते में ले लिया, और उस पर जो है कुर्सी पर आसीन हो गए। ये बहुत गलत बात है, इसी वजह से लोग इनसे जो है नाराज हैं। आप निजीकरण का भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल के बाद जिस तरह से आम जनता, गरीब लोगों में इन्होंने राशन बंटवाया है, इसके बाद जो लोक कल्याण है उसकी नीतियां अपनाने की कोशिश की है, उससे आप प्रभावित नहीं हैं? नहीं, कोरोना काल में तो जो है लाशें जो है गंगा जी में जो है दबा दी इन्होंने, और दुनिया भर का जो है आदमी मर गया इसमें। कोई दवाई नहीं, कोई इंतजाम नहीं, कुछ भी नहीं रहा इनका। ऑक्सीजन तक जो लोगों को नहीं मिली, जिसकी वजह से लोग जो है परेशान हुए। तो यानी सिर्फ खेती किसानी ही मुद्दा नहीं है, बल्कि आप बात कर रहे हैं कि एक बड़ी तस्वीर देखी जाए। खेती किसानी का मुद्दा तो इन्होंने जमीन को जो है अपने कब्जे में लेने का काम कर लिया था। ये 3 कृषि कानून ला करके लोगों को लगा कि हमारी तो ज़मीन चली जाएगी। इस वजह से भी लोग परेशान हैं इनसे, और उनको इस बात का जो है आभास हुआ कि ये तो ज़मीन कंपनियों को देने के चक्कर में है। आप ऑक्सीजन का जिक्र कर रहे थे, आप जिक्र कर रहे थे ऑक्सीजन का। जी, तो मुझे ये बताइए कि पूरी दुनिया में आफत आई, पूरी दुनिया में बीमारी आई, अब भारत में भी आ गई। इसमें सरकार ऐसा क्या कर सकती थी जो उसने नहीं किया, जो आपको लग रहा है? इसमें तो बीमारी में तो सरकार का कोई एक तरह से दखल नहीं है। नहीं, सरकार तो कर सके थी। जो ऑक्सीजन की कमी है, जब पहले से ही कोरोना चल गया था तो अगली उसमें लहर में तो इन्हें इंतजाम करना चाहिए था कुछ। सबसे पहले तो मतलब यही जो है उस पर स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। हाईवे कई वो बनाए रहे, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बनवा रहे, आम जनता को इससे क्या फ़ायदा है? हमें तो इससे फ़ायदा है एक बार बीमारी में हमारी वो वहाँ से चले जाओ दिल्ली में 20-20 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए कोई दे सके आम आदमी। इससे कम कौन है? फीस बढ़ा दी सबने, डॉक्टर ने जो उनसे 500 रुपये लेते 1000 कर दिए। ऑक्सीजन की कमी है, कहीं भी ऑक्सीजन बिना मर गए सब। नहीं, लेकिन अब रोजगारी इतनी है, कोई रोजगार नहीं। उत्तर प्रदेश में तो जाति धर्म के आधार पर लोग चुनाव में वोट देते हैं, तो फिर आप तो यहाँ अस्पताल की बात कर रहे हैं। नहीं, जाति पर तो बांट दिए उन्होंने, अब का कहाँ जाति पर देंगे? अब का तो सब एक हैं। तो मांग करेंगे कि अस्पताल बनने चाहिए। चक्कर में ऐसा है, वो तो चक्कर में आ गए थे, हम भी ये थे। भले हमने पहले लोकदल को वोट दी, लेकिन 14 में हम भी ये थे मोदी की बात सुनकर भाई भाजपा की सरकार हो और मोदी प्रधानमंत्री हो,
क्योंकि हम सुनते थे कि मैं रात को जब आईना देखता हूँ, गरीब जनता मेरे सामने आती है, वे मुझे रात तो दिखाई देते हैं। सुबह मैं 4 बजे उठता हूँ जब भी दिखाई, तो हमें भी, मैं तो अपनी बात बता रहा, हमें भी ये था कि मोदी जी ज़रूर कोई ऐसी चीज़ करेंगे किसानों के लिए भी, राम जनता के लिए भी। लेकिन क्या कर रहे हैं, ये तो जो अनाज बांट रहे हैं ये तो सारा बिका लग रहा है। बागपत में भी पकड़े गए कई ट्रक। ये आम जनता को कहाँ, ये तो बड्डू को उधर मिल रहे जो बड़े खलीफा है, और ये तो गाड़ी भर भर बिका लग रहे। ये तो कई गाड़ी यही बागपत में भी पकड़ी गई 4 दिन पहले। क्या कालाबाजारी हो रही है? कालाबाजारी हो रही है, इसकी मिल कहाँ रहा है ये? हाँ, अरे वो तो पहले सब युवा ऐसा है, युवा है, अब सबसे नाराज है, उन्हें बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 करोड़ का आश्वासन देकर है, अखबार 2 करोड़ वो मिलेंगे, लेकिन सब सड़कों पे घूम रहे। अभी यह इसकी परीक्षा हुई थी, इसका पेपर आउट हो रहा, जो उनसे 2016 से पेपर दिए थे जिन लड़कों ने, उनके अब उन्हें ज्वाइन नहीं कराया गया। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है कि उनके इम्तिहान आगे बढ़े हैं, रेलवे का इम्तिहान हो नहीं रहे हैं या नौकरियां रोक रहे हैं। 2016 से भी जो उनसी 15 की भी जो परीक्षा है, उनके रिजल्ट भी आ गए सब, अब तक उन्हें ज्वाइन नहीं करा रहे। लेकिन वो कह रहे हैं उन्होंने गुंडागर्दी कम कर दी है बहुत ज़्यादा। पहले काफ़ी गुंडागर्दी थी, तुष्टीकरण होता था। हाँ, गुंडागर्दी कुछ तो हद तक तो हुई, ख़त्म करी है, लेकिन वो नहीं कि बात बिल्कुल ख़त्म होगी, हो अब भी हो रही है, लेकिन है हाँ कुछ आपको लग रहा है गुंडागर्दी खत्म हुई है? गुंडागर्दी ख़त्म हुई। ये आप देखिए स्टेट गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, हम तो यूपी की जानते हैं, ये खुद ही कर रहे हैं, दूसरों को जरूरत ही नहीं करने की। सेंगर का ले लीजिए, गाड़ी चढ़ाई है, किसने चढ़ाई है? जितने रेप केस हो रहे हैं, जितने यहाँ पे थाने में दरोगा तक के पीट रहे हैं, कौन पीट रहा जाके? अब औरों को जरूरत नहीं रही करने की, अब तो यही खुद कर रहे हैं इस काम को। मतलब पुलिस ही गुंडागर्दी में शामिल हो गई है। पुलिस को तो छोड़ दीजिए, पुलिस तो पिट रही है इनसे, पुलिस को तो खुद पीट रहे हैं ये। जेल में, बागपत जेल में नहीं मारा जाए। लेकिन अब उनका बेटा तो जेल में है, टेनी का, जिसके ऊपर आरोप है, वो तो जेल में है। मैडम वो बेटा तो जेल चला गया, प्रोटेक्शन ऊपर है। तो आप क्या मांग कर रहे हैं कि मतलब मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए था? मंत्री पद से तो तुरंत हटना था, तभी वो जेल जाता या नहीं जाता, पर बाप को तो मंत्री से हटाना था। जब बाप मंत्री है, सैया भाई कोतवाल, अब डर कहाँ का? तो यानी क्या आप मुझे विश्वास के साथ ये बात कह सकते हैं कि अब की बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आपकी पूरी गन्ना बेल्ट है, जो मैंने कहा एक मिलीजुली संस्कृति के लिए हमेशा जानी गई, क्या यहाँ पे धार्मिक आधार पर, धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर वोट नहीं डालेंगे, या कुछ लोग हो सकते हैं अभी भी जो वोट डालेंगे? ये संभव नहीं है कि इस बार जो है लोग बाग जो है धर्म के आधार पर वोट डाल जाएंगे। इस बार वोट डालेंगे काम के आधार पे। क्या क्या आया आपने अब तक जो है, 4 आदमियों से देश चल रहा है, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। समझ गए? नाम भी बताइए। नहीं, नाम बताइए। मैं बहुत मासूम हूँ, मुझे मालूम नहीं है। इतने मासूम नहीं है। और एक चीज़ और है, इनकी गवर्नमेंट को चलाने में सबसे बड़ा हाथ मीडिया का भी है। तो 4 लोग हैं, 2 देश बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, और मीडिया जो है वो उसको दिखा नहीं रहा है। मीडिया सपोर्ट कर रही है उसको। इनकी झूठ को भी इतने अच्छे तरीके से ला देते हैं, पब्लिक सोचते हैं बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। जो जादूगर है बस, कुछ जादूगर नहीं है, जादूगर की भी डमरी बजती है, एक टाइम बजती है, बाकी खत्म हो जाती है, उसके बाद में टाइम होता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विश्वास चौधरी है। विश्वास जी, कोई तो ऐसे 5 काम किए होंगे आदित्यनाथ ने, जिनको हम गिना सकते होंगे कि 5 साल में ये 5 काम किए। ये तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने 5 काम किए हैं, 1 किया है या 50 किए हैं। जो नज़र आ रहा है हम तो आपको वो बताएंगे। जहाँ तक धार्मिक बंटवारे की बात है, सन 13 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उन दंगों के पीछे इन्हीं लोगों के नेता और कार्यकर्ता थे। दंगा भड़काया गया, लोगों को मरवा दिया गया, और लोगों की भावनाओं से खेल करके सत्ता में लोग आकर के बैठे हैं। मुद्दा कोई भी छोटा नहीं है। मुद्दा कृषि का, मुद्दा खेल का, मुद्दा शिक्षा का, मुद्दा सुरक्षा का, सब बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य का हमारे सर पे खड़ा है। जान है तो जान है। तो क्या नई सरकार से आप ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि देखिए जो हेल्थ का हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, जब ढांचे में ही समस्या है तो नई पार्टी क्या कर पाएगी? नई पार्टी को ढांचा खड़ा करना पड़ेगा। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, वो पूरी करनी पड़ेंगी। बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए अब इन लोगों ने गरीब लोगों को लालच दिया है राशन का, उसके ऊपर अपनी बड़ी बड़ी फ़ोटो लगा दी। ऐसे क्या आत्मनिर्भर बनाओगे आप लोगों को? ऐसे बेसिक नीड्स पूरी करोगे आप? अरे लोगों को रोज़गार दो, उनकी आमदनी बढ़ेगी, वो सक्षम बनेंगे, कमाएंगे, खाएंगे। ये कौन सी नीति है? भुखमरी ना हो, ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। भुखमरी ना हो, ये भुखमरी के हालात पैदा किसने किए हैं?
रोजगार कम किसकी सरकार में हुए हैं? उसके तो ये दोषी हैं सीधे सीधे। योगी जी 5 बात करते हैं, वो आपको कागज में 500 बात गिना देंगे कि मैंने ये किया। मैं कहता हूँ धरातल पे 5 छोड़िए, आप 2 बता दीजिए कि ये किया। हम किसान क्षेत्र में बैठे हैं यहाँ। और जहाँ तक आप धार्मिक बंटवारे की बात कर रही हैं, चुनाव आने वाले हैं। मेरे बुज़ुर्गों ने यहाँ जो मुझे बताया और मैं जो देख रहा हूँ, हमारे यहाँ जब आपस में 2 लोगों का वाद विवाद हो जाता है, कुछ दिन बाद क्षेत्र के समाज के बुज़ुर्ग लोग, हमारी खाप के लोग, किसी शादी ब्याह के अवसर पे, किसी त्यौहार के अवसर पे उन लोगों को मनाते हैं, उनकी बोलचाल शुरू कराते हैं, आना जाना शुरू कराते हैं। किसान आंदोलन में जितनी सामाजिक जागरूकता आई है पिछले चुनावों में, सन 14 में, सन 17 में, सन 19 में, उतनी नहीं थी। आज समाज ने ये देख लिया है कि बट कर के हम लोगों का नुकसान हो गया है, हम दोबारा संगठित होंगे। हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सिखाया, बताया, और खाप के लोग सब एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। अपने बुज़ुर्गों को, अपने नौजवानों को, सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी भी लेनी शुरू कर दी? हालांकि ये इलाका आपका देखिए इतना सौभाग्यशाली है कि एक ही इलाके से 3-3, 4-4 मंत्री बने हैं। उसके बावजूद भी आपको ये नहीं लगता कि आपका प्रतिनिधित्व हो पाया केंद्र में? मेरे ज़िले का कोई मंत्री नहीं बना है। मैं बागपत ज़िले में इस समय बैठा हूँ। 3 विधायक यहाँ हैं, तीनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। सांसद हमारे वो भारतीय जनता पार्टी के, उनमें से कोई भी मिनिस्टर नहीं है। एक बात। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, संजीव बलियान हैं, सुरेश राणा हैं, और भी कई लोग बने। ये लोग जो मिनिस्टर बने हैं, उनके पास आप 5 उपलब्धि पूछ रही हैं। मैं कह रहा हूँ एक एक आप मुझे साबित करा दिए धरातल पे। उनके मिनिस्टर बनने का पब्लिक को क्या लाभ हुआ? औपचारिकता मात्र है। एक बात जो बार बार कही जा रही है, मैं अभी लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में गई, आपसे बात करना चाह रही हूँ कि उसमें ये कहा गया कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसको समाजवादी पार्टी ने काफ़ी आगे बढ़ाया, एक समुदाय को काफ़ी बोलने का हक दे दिया। और देखिए अभी मंदिर जो है वो मोदी जी बनवा रहे हैं, योगी जी बनवा रहे हैं। अगर इनकी सरकार दोबारा नहीं आई तो हो सकता है मंदिर ना बने, मंदिर का काम रोक दिया जाए। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप मुद्दे उठाने के लिए हमारे बीच में आए। सबसे इनकी तुष्टीकरण की, इनके पास मंदिर मस्जिद के सिवा कोई मुद्दा नहीं है। इस देश को बांटने का काम इस सरकार ने कराया और इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। मतलब अखिलेश की सरकार आई कि उन्होंने क्या मंदिर को तोड़ा? तो नहीं, उन्होंने किस चीज़ को तोड़ा? इन्होंने तो सब कुछ, मंदिर मस्जिद, दूसरी चीज़ इनके नाम पर ही नहीं कुछ। देश का प्रधानमंत्री 8,000 कितने करोड़ रुपए के जहाज में घूम रहा है और यहाँ जनता तराई तराई करती हुई शरीक, कोई कोरोना में मर गया, कोई भूखमरी मर गया। इनके पास जवाब क्या है? ये तो जुमले की राजनीति करें। आज आप हमारे क्षेत्र में आ रही, आप देखो बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे, यहाँ से लगाकर शामली तक कम से कम भी 10 करोड़ रुपए का खर्चा उन्होंने कर दिया। किसका पैसा है? यू किसका पैसा है? यू इनको तो पब्लिक इतनी बुरी तरह, देश बहुत बुरी तरह गड्ढे में डाल कर जा रही है लोग। तो पब्लिक हिसाब मांग रही है कि आम जनता का पैसा है। बिल्कुल आम जनता का पैसा है, हमारे कष्ट। 5 साल में इन्होंने गन्ने का भाव कितना रुपए बढ़ा? 25 या 30 रुपए बढ़ा। 25 एक साल से 5 रुपए बढ़ा एक साल का। और इन्होंने बिजली के बिल 2200 रुपये, 2300 रुपये आज घर के घर लीलाम होने के कागार पे हैं। इनको तो पब्लिक देख रहा है, देश में क्रांति लाने का काम कर रही है सरकार। नौजवान युवा, कोई लड़का अपने बच्चे को पढ़ा रहा लिखा रहा, कोई नौकरी नहीं उन्हें छोड़ दी। तो मैडम ये सरकार बिल्कुल ख़त्म है, हम तो ये कहना चाह रहे हैं। आप नई सरकार से, आप मुझे बताइए, आप नौजवान हैं, कि नई सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? क्या आप समझते हैं कि जो नई पार्टी आएगी सत्ता में, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत अहम हैं, एक युवा के तौर पर, निजी तौर पर आप समझते हैं कि ये कम से कम चीज़ें होनी चाहिए थी? सबसे पहला मुद्दा तो युवाओं का रोजगार ही है। जी पिछले 5 साल में लगभग एसएससी की लगभग 70% भर्तियाँ, बिल्कुल कुछ नहीं हो पाया कंप्लीट। वैकेंसी भी 70% डाउन कर दी इन्होंने। नई जितनी उत्तर प्रदेश सरकार की भर्तियाँ थी, कोई भर्ती कंप्लीट नहीं हुई। 5-5 साल से लोग बर्बाद हो रहे, घूम रहे युवा भर्तियों के चक्कर में। सब इंस्पेक्टर की भर्ती थी 5 साल से, 3 साल से, पिछले 3 साल से ज्वाइनिंग नहीं कराई इन्होंने। धक्के खा रहे, डिप्रेशन में आ गए लड़के। नशाखोरी दूसरा बड़ा मुद्दा है कि हमारे यहाँ नशे का इतना बुरा हाल है कि नए नए लड़के गाँव के गाँव तबाह हो गए नशे में। शराब की इतनी बुरी तस्करी है, यही लोग कराते हैं। शासन प्रशासन मिला हुआ है, लगा हुआ जिला है, ये बॉर्डर से तस्करी होती है भयंकर रूप से शराब की। और नशे का इतना बुरे हालात है कि गांव में जाकर देखे कि लड़के बर्बाद हो गए, नई नई पीढ़ियाँ। रोज़गार कहाँ देंगे ये तो चाहते हैं कि लड़के या तो नशे में डूबें, नशे में डूब जाए, बर्बाद हो जाए, कि मुद्दे ना उठाए। पूरा दिन इन्हें सोशल मीडिया दे दीजिए या नशा दे दीजिए, रोज़गार की बात ही ना करें लड़के। सोशल मीडिया पे भी लगे रहते हैं। सोशल मीडिया इतना एक्टिव है इनका, इतना भयंकर है कि आप एक बार सिर्फ देख लीजिए, एक बार
पेज को, तो आपका इंटरेस्ट पूरा दिन यही शो करेगा कि बीजेपी का प्रचार तंत्र ही चलेगा जो एल्गोरिदम होता है उसके हिसाब से वही दिखाएंगे आपको। रहता है। और युवा उसमें ही भ्रमित रहते हैं कि इन्होंने तो ये करा दिया, वो करा दिया। मंदिर मस्जिद तो इनके लिए देखो, आस्था तो एक आदमी का व्यक्तिगत मसला है, और इन्होंने उसको एक सामाजिक मुद्दा बना कर रख दिया। और जब आस्था को सामाजिक बना देंगे तो लोग, भावनाएं बढ़ती है, आत होती है, इमोशनल मुद्दा होता है, सेंटिमेंटली, तो लोग उससे थोड़ा जुड़ते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं आस्था के मुद्दे को सामाजिक और राजनीतिक नहीं होना चाहिए। मुद्दा हमेशा, राजनीति का मुद्दा हमेशा विकास का होना चाहिए, काम का होना चाहिए। आस्था तो आदमी का व्यक्तिगत मसला है। मेरी पूजा पत्ती क्या है वो मेरे घर का विषय है, मैं सामाजिक ढिंढोरा थोड़े पीटता फिरूंगा, लेकिन उन्होंने आस्था को सामाजिक करा दिया। ये तो हमेशा क्षेत्र रहा, दयानंद सरस्वती इंस्पायर रहा, लोग जुड़े रहे। हल को पूछते थे लोग, खेती किसान वालों, अपने बैल को गाय माता को बताते कि हमारी माता है, हमने बढ़ावा दिया। यहाँ लोग पहली रोटी अपने बैल को, अपनी गाय को देते हैं। यहाँ तो लोग पहले से पूजते हैं, इनसे ज़्यादा पूजा करते हैं। अब लोग युवाओं की ड्यूटी लगा दी, रात को बाजार गाय के बछड़े रात को भगाओ, ये ड्यूटी लगा दी। ये भी एक बड़ा मुद्दा है ये जो आवारा पशुओं वाला। आवारा पशुओं का यही बना दिया उन्होंने मुद्दा। जो लोग पूछते थे अब रात को भाले मारना, उनकी इतनी बुरी हालत है, पैर कटे फिर रहे बछड़ों के, इतनी बुरी हालत है, गंद मची हुई है। आज इनका मुख्यमंत्री जी का दौरा है, यहाँ पर रोड शो हो रहा है। इन्होंने ये हालात कर रखे हैं कि पूरा शासन का अमला लगा हुआ है, और उससे भी ऊपर जितने पूरे ज़िले के कर्मचारी है, सफाई कर्मी हो या आंगनबाड़ी हो, सबकी ड्यूटी लगाई हो, क्योंकि इनके रोड शो में भीड़ नहीं जा रही। इन्होंने भीड़ को इकट्ठा करने के लिए जितने सरकारी कर्मचारी, उन पर डंडा करके कि आप भीड़ का हिस्सा बनोगे। ये सरकारी का दुरुपयोग नहीं कर रहे और क्या कर रहे हैं। लेकिन जब मास मीडिया पे कब्जा है तो लोगों को तो समझ में नहीं आएगी ये बात। हाँ, तो मीडिया तो यही दिखाएगा, मोस्टली चैनल क्या है कि यही दिखाते हैं पूरा दिन, और इसी से तो इन्होंने देश को बेवकूफ़ बना के रख रखा है कि पूरा दिन जो फर्जीवाड़ा चलाते हैं एक तरह का, या तो भारत पाकिस्तान दिखाना शुरू करते हैं चुनाव के टाइम, या दिखाना शुरू कर देते हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। मुझे काफ़ी खुशी भी है और हैरानी भी है कि इतने सब कुछ यानी प्रोपेगेंडा के बावजूद आपके जैसे लोग हैं जो इतना साफ तरीके से, इतना क्लैरिटी के साथ मुद्दों को समझते हैं। क्योंकि जितना अंधभक्ति का पूरा माहौल है, उससे नहीं लगता था कि मैं यहाँ बड़ौत आऊँगी और आपके जैसे लोगों से यहाँ मुलाकात मेरी होगी। मुझे ईमानदारी से एक बात बताइए कि क्या ये फ़र्क किसान आंदोलन से भी आया? क्योंकि जो आंदोलन है वो एक मुद्दे को लेकर शुरू होता है, लेकिन फिर उसकी जो पूरी धाराएं हैं वो अलग अलग दिशा में बह जाती हैं। आपको लगता है कि क्या ज़्यादा राजनीतिक तौर पर जागरूक हो गए हैं खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नागरिक? नहीं मैडम, जागरूक तो ये क्षेत्र हमेशा से रहा। राजनीतिक प्रतिनिधि या चौधरी चरण सिंह रहे, अजीत सिंह रहे, लोग जागरूक रहे हमेशा से। फ़र्क क्या है कि एक बड़ा, हर आदमी समझदार नहीं होता, बहुत लोग तो है इमोशनल होते हैं, भावात्मक। जब चीज़ें बदलती है, लोगों को ये दिखता है कि सपने दिखाए गए मोदी जी की तरफ से या योगी जी की तरफ से, तो लोगों को लगा कि हमारे लिए रोज़गार आएंगे, तरक्की आएगी और ज़्यादा बड़ा होगा, तो ये लगा कि जो बदलाव होगा तो भावना में बहुत बह गई। जागरूक तो थे लोग, लेकिन किसान आंदोलन से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा जब लोगों ने 700 लोग हमारे लोगों ने शहादत दी, वहाँ खड़े रहे। आज ही इन्होंने इस बिल को वापस ले लिया, ये कह रहे कि हमारी गलती हुई और हमने कर दिया और किसानों के हित में कर दिया। कोई नहीं किसानों के हित में किया इन्होंने सिर्फ और सिर्फ चुनाव के हित में किया। आप जो है महिला पत्रकार हो, आप ये देखो, अब मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में इन्होंने 79% प्रचार पर खर्च कर दिया, यह आपको भी पता होगा। अब बेटियों की हालत देख लो, उन्नाव देख लो, हाथरस देख लो। कुलदीप शेखर का कल पता चल रहा है, वो जो विधायक था उसने, वो जो है कल उस एक्सीडेंट वाले केस में बरी कर दिया। इनका ही तो काम है। टैनी खड़ा ही है, वही भाई साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही, 2 बेच रहे 2 खरीद रहे। किसान आंदोलन से ये हुआ, हमारे बीच में जो है 2013 में कुछ दूरियां बटकी कर दी थी इन लोगों ने तैयार। अब जो है दंगे करा दिए, ये करा दिए, वो करा दिए, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इस बार जो है सब एक हो गए, बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ, सब समझा लग रहे बड़े छोटे बड़ों को। इस बार जो है ये इनका पतन हो जाएगा और ये संधि लोग गुजरात की रवानगी कर जाएंगे। मैं कहूँगा सिद्धम सीध, ये संधि लोग हैं, इन्होंने लूट खसोट मचा दी चारों तरफ को। अब ये बताओ, अगर जो है इतना बड़ा वो था बेटी बचाओ, उसमें जो है 79% पूरे देश का टोटल उसमें प्रचार में खर्च कर दिया। कहाँ से आ रहा है पैसे? पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, हम ही तो मरे लग रहे। नौकरी, रोजगार खत्म हो गए। कोरोना काल ले डुब्बा लोगों को, क्या कर दिया न कोरोना काल में। अब आज इनका मुख्यमंत्री ये सभी लोग ये कह रहे हैं, क्या लगा ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई? हमारे मोहल्ले में 5 मौत होगी, मेरे सामने हुई, हमारे बिल्कुल घर के सामने। चलो सरकारी रिकॉर्ड में वो मौत शामिल नहीं हुई, ऑक्सीजन से मरी, ये मेरे बिल्कुल हमारे घर के बिल्कुल सामने। लेकिन कोई कहने सुनने वाला है नहीं। मीडिया ऐसा काम हो गया, 5-4 चैनल हैं, वे अपना जो है लगे रहे 24 घंटे, ठाकर ट्विटर पर जो है ट्रेडिंग में चला दें, कह रहे जो है ये चल गया, वो चल गया, वो चल गया, बस इस तरह कर रहे।
तो युवाओं को मैं देख रही थी कि जो दंगे हुए थे उनमें भी युवाओं को ही झोंका गया, उनको इस्तेमाल किया गया दंगों में। अब जो बेरोजगारी का शिकार हो रहा है वो भी युवा हो रहा है, तो क्या युवा को समझ में आ रहा है कि उसका गलत इस्तेमाल हुआ? बिल्कुल समझ गया जी युवा, पश्चिम का युवा तो समझ गया बिल्कुल। एक नंबर को तैयार बैठे अपनी वोट डाल के इन पर वोट की चोट देंगे। युवा अपना वो हो गया, इन पर मुकदमे लदवा दिए, ना भड़का सड़का के एक दूसरे के खिलाफ, उधर हिंदू इधर मुसलमान, उधर हिंदू इधर मुसलमान, इन मलझा के बाकी मुद्दे हो गए देश के खत्म। तो जब टीवी चैनल पे इतनी तारीफ होती है योगी जी की कि वो सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ होती है कि 700 साल में भारत को ऐसा नेता नहीं मिला, तो आप इससे प्रभावित नहीं होते इतनी तारीफ से? अब टीवी चैनल आप सुन लो, कुछ चैनल तो इन्हीं के हैं। अब आप कह रहे हो मंदिर बना दिया, उस मंदिर को बनाने के लिए 100 मंदिर तोड़ दिए पुराने। आपको पता होगा 100 मंदिर पुराने तोड़ दिए। आप काशी का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, काशी का जिक्र कर रहा हूँ। और जो एक पेड़ तो 200 साल पुराना था वो तोड़ा, एक मंदिर को बनाने के लिए कई हजार। अब जो है एक लड़का कल बोल रहा था, वहाँ काशी का ही टीवी पर आ रहा था, और जो है जब मोदी जी वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे जो है रिक्शा वाले ठेले वाले इन सब लोगों को जो है हाउस में कैद कर दिया, जा बाहर ना निकले। आज जैसे आज यहाँ पे हाउस में कैद ही तो रहेंगे। आज जो है यहाँ पे दौरा है, अब देखना सड़कों पे कोई आम आदमी तो निकलने का नहीं, जो विरोधी है उसको अंदर ही रखा जाएगा। मैं आपको एक ही बात समझाए दूँ, और ये पल्ले गांठ मार के जाओ यहाँ से। आगरे से लेकर जितने ज़िले पड़ते हैं इधर के हरिद्वार तक, उसमें बिजनौर और मुरादाबाद जाट प्लस मुसलमान कोई हराने वाला इनको पैदा नहीं है। ये पल्ला गांठ मार के चले जाओ, और याद रखियो एक मिठाई का डिब्बा मेरे से ले जाइयो, एक मुझे दे दीजियो, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा समीकरण है। जब इंदिरा गांधी हरी थी, सुपड़ा साफ हुआ था, तो मंजूर अहमद एसएसपी थे अलीगढ़, तो मंजूर अहमद को पर्सनली जानती थी वो। कहना क्या हुआ ये मंजूर अहमद, कहना जाट प्लस मुसलमान। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये लिखित में है, ये समीकरण है। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 73। तो आपने तो पूरा भारत देख लिया आज़ादी के बाद का। बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से। और अब भी बात यही है, कोई सी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे आप उठा के देख लीजिए, अगर एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भाजपा जीतती हो या कोई और जीतते हो, अखिलेश और ये जयंत। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को सीट ना मिले? नहीं, सुनो, क्योंकि उच्च जाति के लोग तो उनको देंगे वो। हाँ, एक बीच में वर्ग आ जा कुर्मी 50-50 बटेगा। मेरा बरेली में फार्म है, मैं वहाँ आता जाता रहता हूँ। वहाँ यादव प्लस मुसलमान, उन्हें कोई हराने वाला नहीं। लखनऊ से इधर के हालत ये है, 4-5 सीट मुश्किल से भाजपा ले सकती है। नहीं तो उनको ब्राह्मण, ठाकुर, वाल्मीकि सब वोट नहीं देंगे? हाँ, तो एक बात बताओ, ब्राह्मण हैं, वो है ठाकुर हैं, ठाकुर 50-50 हैं। वहाँ के हालात मैं बताऊँ आपको, बरेली के हालात में। ये कुर्मी जो है, 3 हिस्से भाजपा, 1 हिस्सा सपा। वहाँ के हालात भी ये बता रहा, जबकि अलग अलग उसमें हैं। भाई यहाँ कुर्मी हो गए, वो गांव उसका यादव का हो गया, वो मोमडन होगा, वो हो गया। तो असलियत समीकरण तो है ये, और फिर चलेगा ये यादव और मुसलमान। लखनऊ तक है ये हिस्सा, तो यहाँ तो सोपड़ा साफ है। लखनऊ तक का तो मुझे पता हो, और जो मैं आपकी बात को रिकॉर्डिंग रखूंगी और फिर चुनाव के बाद देखूंगी। और ऊपर का मुझे पता नहीं, आगे में गया नहीं। भाजपा के लोग जब निकल रहे हैं बाहर, पहले तो मुश्किल हो रहा था उनका गांव जाना, लोग भगा देते थे। अब कम से कम ये है कि उन्होंने वापस ले लिए हैं कानून, तो अब उनके लोगों को आप जाने देंगे, कैंपेनिंग करने देंगे? कैंपेनिंग तो ये है कि जब वहाँ आंदोलन था, आंदोलन में लोग वहाँ लगे हुए थे, सभी, किसी की हिम्मत नहीं थी गांव में जाने की, घुसने की, इतना बड़ा विरोध था।
लेकिन अब ये है कि वो वहाँ उन्होंने वापस ले लिए। चुनाव का प्रक्रिया शुरू होगी तो हमारे वाले लोग भी सभी चुनाव में लगे हुए हैं, वो भी चुनाव की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। ये तो चूँकि एक समन्वय का हिसाब किताब है। अगर आप ना झगड़ा करेंगे, टंटा करेंगे, अशांति फैलाएंगे तो कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता, वो हमारे लिए भी संदेश नहीं है। लेकिन फिलहाल ये पोजीशन है जो बताई है उन्होंने भी, हमारे भाई साहब ने भी, कि भाजपा का चुपड़ा तो करीब करीब साफ है यहाँ से। इसलिए है कि उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, पर माफ़ी तो मांगी उन्होंने 13 महीने बाद में, जबकि वो 1 महीने पहले ही उसको ख़त्म कर देते। उन्होंने पहले लोगों के बारे में ये बात कही कि जो हमने ये 3 कानून बनाए हैं ये लोगों के हित में हैं, किसानों के हित में हैं। लेकिन उसके बाद में 13 महीने बाद में उन्होंने कहा कि फिर वो कहने कि ये किसानों के हित में है। जब वापस लिए तो किसानों के हित में, जब बनाए तो किसानों के हित में। आपने तो देखा है, वो आप तो मीडिया में हैं, एंकर हैं, कहीं नहीं ये बात। मोदी जी हित जानते हैं किसानों का? जानते हैं ना, वो नाटककार हैं, वो ड्रामा है, एक जुमलेबाजी है, जैसे हमारे इन बंधुओं ने बताई है। तो उसी हिसाब से वो अपना काम करें। अपना पहले वो हित में था कानून, फिर जब हटा तो हित में हो गया। कैसे हो गया हित में? यूँ नहीं, वो कह रहे हैं कि कुछ किसान ऐसे थे जिनको वो समझाने में कामयाब नहीं रहे। किसानों का बड़ा हित उन्होंने माना, उन्होंने 13 महीने पहले भी वो हित मान लिया, फिर कुछ किसानों के उसमें आगे, ज़्यादा किसान के हित में तो नहीं करा उन्होंने काम, अहित में करा ना, अहित में करा ना काम। उनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी ना। तपस्या तो इनकी रही, किसानों की। उनकी तपस्या तो इसी कि न मारू जाओ अपना, 750 आदमी मर गए और ये यहाँ से चले जाएंगे। चुनाव सिर पर आ गया, हिमाचल प्रदेश में भारी उन्हें नुकसान पहुँच गया, MP भी हार गया, MLA भी हार गए। तो तभी उन्होंने पेट्रोल का, डीजल का दाम कम करा, 10 रुपये 5 रुपये जो भी कम करा, और उसका एक लेसन उन्हें मिला। और हर एक अकल तो आ रही है ना, तो फिर अब क्या परेशानी? उनमें अकल तो आ रही है वापस, तो अब क्या परेशानी? अकल आ रही है तो उनकी अकल का क्या फायदा है? हमारे में भी तो अकल आ गई, हमारी नहीं अकल है, हाँ उसी की अकल रहेगी। जैसा हुआ था भाई ने कि 10,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूम रहे, 8,000 करोड़ का वो कर रहा, एक व्यवस्था बना रहे जिसमें जो है प्रधानमंत्री का रेजिडेंस होगा, सारी दुनिया उसे देखा करेगी। वे भी तो लोग बाग थे, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे भी तो प्रधानमंत्री रहे हैं जी। जो है विदेश में जिनकी वो मीटिंग थी, और पंडित नेहरू से कहा कि भाई मुझे मीटिंग में जाना, कहना आप कोट पैंट और वो बनवा लो, कहना मेरा तो बहुत है नहीं, मैं नहीं बनवा सकता, तुम उनको मेरी पहन लियो, आपकी पहनूंगा तो आप लंबे आदमी है, मैं कैसे करूँगा। वो उसी शादी लिबास में वे वहाँ गए, मीटिंग में अटेंड करा, विदेश में गए। और हमारे नेता 5-5 कपड़े पहन लेते हैं एक दिन में। हाँ नहीं, हमारे नेता रोज एक दिन में 4 जैकेट बदले। भाई वहाँ दूसरी पाओगी, वहाँ तीसरी पाओगी, इतना तो हमारा सत्येंद्र भी नहीं करता। यूँ भारा बड़ा वो है कुंवर साहब है, बरेली में भी फार्म, इन्होंने बता दिया सब। यहाँ सारा मामला इन्हीं का ही है, जो कुछ यहाँ बैठे हैं वो सब इन्हीं का मामला। तो बात ये है, ये जो हमारा क्षेत्र है ये मंदिर और मस्जिद के मसले पे ये बटने वाला नहीं है। मंदिर तो हमारे लिए कुछ है नहीं, क्योंकि हम आर्य समाजी आदमी, हमारे यहाँ तो महर्षि दयानंद का मामला है। राम का नाम लेना, हड़ पे जागा आदमी, वो कहीं पे भी जागा, ये खुद जगह कहीं जागा, पहला राम का नाम लेगा तो सबसे पहला हो गया। तो वो तो श्रद्धा उसकी राम के ऊपर है, परमात्मा के ऊपर है। और आर्य समाजी हम हैं, मंदिर में हमारा कोई विश्वास है नहीं। क्या है मंदिर में विश्वास? यहाँ है किसी का, जाट का तो कोई विश्वास है नहीं, हमारी बिरादरी का तो है नहीं, और किसी का हो चाहे हम उन कहते नहीं। लोग बखा रहे अपना नहीं, मंदिर बनवा दिया जी, नया मेक इन इंडिया हो गया। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितना झूठ है, कितना बवाल है। जी हाँ, तो जब भी आपको लगे कि भारत बदल रहा है या अंधभक्ति का दौर आ रहा है, तो मैं कहती हूँ कि टीवी चैनल अपने बंद करिए, अखबार पढ़ने बंद करिए और आके आम लोगों से बातचीत कीजिए और देखिए कि भारत में ठीक है एक बड़ा हिस्सा अंधभक्ति में लीन लगता है, लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे युवा भी मौजूद हैं जो कि पूरे घने आकाश में दियों की तरह नज़र आ रहे हैं और रोशनी फैला रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को देख रहे हैं कि इतने तमाम जो टीवी चैनल्स हैं, जो तमाम दरबारी सरकारी मीडिया है, उसके हज़ारों करोड़ के प्रोपेगेंडा के बावजूद उन्होंने खुद बताया कि सोशल मीडिया, टीवी भी भूल जाइए, सोशल मीडिया पर भी जिस तरह से एल्गोरिदम काम करता है और भाजपा का जो प्रचार और प्रसार में जितना पैसा फूका जाता है, उस सब के बावजूद अगर तथ्य
और जो फैक्ट्स हैं वो इनको पता हैं और अपनी ज़िंदगी में उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि वाकई ये भारतीय नागरिक की, उसकी प्रबुद्धता की और भारतीय संविधान की एक तरह से जीत के तौर पे देखा जा सकता है। क्योंकि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, हमें नहीं मालूम कि क्या होगा अब कुछ हफ्तों बाद जब चुनाव होंगे, लेकिन कम से कम यहाँ लोगों से बातचीत करके एक उम्मीद तो ज़रूर बनती है कि एक आंदोलन किस तरह से ज़मीन तैयार करता है, एक सामाजिक बदलाव की भी, जो साफ तौर पर बड़ौत में यहाँ हमें देखने को मिला। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।